हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो आज लास्ट वाला लेक्चर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेशन पार्ट का। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर नीट पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उस पर क्वेश्चन आए हैं। वो मैंने आपको कल बोला है, वो भी डिसऑर्डर्स में ही आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है, तो उन सारे डिसऑर्डर्स को मैं यहाँ पर सम अप कर दूंगा। सारे जो जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, चाहे वो विटामिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, चाहे वो जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होंगे, तो हम उनको देखेंगे। हाँ, मैं क्विक रैप हम उनको खत्म कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद कल हम इंशाल्लाह उठाने वाले हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो कल रेस्पिरेशन हम उठाएंगे। जो दूसरा इसका टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज रेस्पिरेशन। तो कल रेस्पिरेशन इंशाल्लाह हम उठाएंगे एंड इंशाल्लाह वी विल जस्ट फिनिश रेस्पिरेशन को भी जल्दी ही हम फिनिश करेंगे। तो इस सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी इसमें बाकी के टॉपिक्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह जल्द ही खत्म करेंगे, सो दैट यू विल हैव एनफ टाइम टू रिवाइज दोस थिंग्स, ठीक। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स our topic, that is human digestive system disorders। तो चलिए जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं हम। तो डिसऑर्डर्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। अब मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कल डिसऑर्डर आपको बोला था कि जब अंडर न्यूट्रिशन होता है, अंडर न्यूट्रिशन। तो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन देखो क्या है, व्हाट इज प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन्स बैलेंस्ड डाइट। अगर किसी बच्चे को या किसी इंसान को बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा है, जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन दोज क्वांटिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, उन क्वांटिटीज में अगर किसी चीज में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और और कोई चीज, कोई इंसान वो चीजें खा रहा है, ठीक है, जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं इन इक्वल अमाउंट्स। तो दैट मीन्स वो क्या खा रहा है, वो बैलेंस्ड डाइट खा रहा है। तो बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, हर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, और जो न्यूट्रिएंट होता है जिस क्वांटिटी में हमें वो चाहिए, तो उस क्वांटिटी में हम उसको ले रहे हैं, तो दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। वरना अगर हमने ज्यादा कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा इनटेक कर लिया, तो वो हो गया ओवर न्यूट्रिशन। उसके भी क्या है, उसके भी ये होते हैं, नुकसानात होते हैं। वाइल एज जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, अगर हमने बैलेंस्ड डाइट नहीं खाया, तो दैट मींस बैलेंस्ड डाइट अगर हमने नहीं खाया, हमने कुछ कोई फूड खाया, लेकिन वो जो हम खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट नहीं बन रहा है हमारा, तो दैट मींस उसमें लैक ऑफ सर्टेन थिंग्स होगी, लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होगा। तो उस अंडर न्यूट्रिशन में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, हाँ। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो अंडर न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी कहेंगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इनसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सिंपली डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इसी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में ही कल हमने पढ़ा था प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन की कमी से एक डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों में, दैट इज नोन एज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट, प्रोटीन की कमी से
प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन होता है तो उसमें कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? खशारकर एंड मरासमस। तो कल मैंने बोला था खशारकर जो होता है ये 1 to 3 years एज के बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें भी प्रोटीन की अमाउंट, प्रोटीन की डिफिशियंसी पाई जाती है। 1 to 3 years जो ओल्ड होते हैं उनमें जो प्रोटीन की डिफिशियंसी पाई जाती है, तो या प्रोटीन न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पाई जाती है तो उनमें एक डिजीज हो जाती है, दैट इज नोन एज खशारकर। तो उनका फेस क्या हो जाता है? फेस स्वॉलन हो जाता है, हैंड्स पफी लाइक हो जाते हैं उनके, मतलब स्वेलिंग आ जाती है उनकी बॉडी पर, ठीक है। उनकी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाता है इनका। तो ये खशारकर के सिम्टम्स होते हैं। वाला जो मरासमस होता है, मरासमस कब होता है? बिलो 1 ईयर। ये उन बच्चों में होता है जो 1 साल से छोटे होते हैं, बिलो 1 ईयर। देखो ये की पॉइंट्स है, आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह आएगा, या तो आएगा सिंपली पीएम, विच आर द फॉलोइंग इज द पीएम डिसऑर्डर, खशारकर, वहां पर ऑप्शन होगा खशारकर या मरासमस, तो आपको इन दोनों में से किसी को भी टिक करनी है। या तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि खशारकर जो है, खशारकर किस एज ग्रुप में होती है? क्या ये अबव 5 होती है? क्या ये बिलो 5 होती है? क्या ये बिलो 1 ईयर होती है? ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये 1 to 3 years तक होती है। 1 to 3 years तक जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाई जाती है, लेकिन ये बिलो 1 ईयर होती है मरासमस। और मरासमस में क्या होते हैं? ऑलवेज हंग्री, स्टारवेशन। ये बेचारा बच्चा जो होता है ये बहुत ही कमजोर हो जाता है, इसकी हड्डियां निकल आती हैं, इसकी लिम्स लॉन्ग होती है और थिन होती है, और इसका जो फेस होता है वो ओल्ड मैन लाइक फेस होता है, और ये ऑलवेज हंग्री होता है। दीज आर द की सिम्टम्स। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसी को हिंदुस्तान ने क्या किया? इसी को अवॉइड करने के लिए, जो हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसमें पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि सारे बच्चों को एक अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम इसीलिए लॉन्च हो गई, मिड डे मील स्कीम। तो जो मिड डे मील स्कीम जो स्कूलों में चलाई जाती है, उसमें हम ज्यादा क्या देते हैं? उसमें हम दालें देते हैं, लिग्यूमिनस फूड्स हम देते हैं, जो दालें होती है वो ज्यादा हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि उन दालों में जो 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 ये पल्सेस वल्सेस वहां पर देते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें वो प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वहां पर हफ्ते के, फॉर एग्जांपल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो कम से कम 6 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं, वर्किंग डेज में हर दिन क्या दिया जाता है? खाना दिया जाता है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को पहली, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स किस एज में होते हैं? ये मोस्टली ड्यूरिंग द चाइल्डहुड हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ ये हो जाते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इनको अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है, जो अभी भी फंक्शनल है, या जो आंगनवाड़ी सेंटर्स वेंटर्स है, सोशल सेंटर्स है, वहां पर भी ये दिया जाता है। तो द मेन एम इज टू अवॉइड दिस माल न्यूट्रिशन। अब देखो, ये तो कल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पर लेंगे एक और कुछ और डिसऑर्डर्स, जो जनरल डिसऑर्डर्स में कहूंगा। तो उसमें क्या आता है? पहले ही एक जॉन्डाइस, ठीक है। ये जॉन्डाइस क्या होता है? देखो, आपको याद रखना क्या है। जॉन्डाइस एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये मेनली इफेक्ट करता है लिवर को। किसको इफेक्ट करता है? ये लिवर को इफेक्ट करता है। टारगेट ऑर्गन इसका क्या है? मेनली इफेक्ट्स लिवर। और इस जॉन्डाइस में होता क्या है? ये कॉज कैसे होती है? जॉन्डाइस कॉज होती है, इंक्रीज हो जाता है क्या? इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। तो बिलिरुबिन की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है इनसाइड द लिवर, और इंक्रीज हो जाती है लेवल बिलिरुबिन की, किसमें? ब्लड में।
जिससे क्या हो जाता है, जिससे स्किन येलो पड़ जाता है, स्किन येलो। तो ये मेन एक सिम्टम है, येलोइंग ऑफ स्किन। तो येलोइंग ऑफ स्किन किसमें होती है, जॉन्डाइस में होती है। जॉन्डाइस में क्या होता है, बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। अब ये बिलिरुबिन कहां से आ गया, देखो बिलिरुबिन क्या है, जो हीमोलाइटिक एक्टिविटी होती है, जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन में होता है, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है उसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन लिवर उसका ब्रेकडाउन करा देता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है इनटू बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। तो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और देखो उसके बाद ये बिलिवर्डिन बिलिरुबिन ये क्या करते हैं, ये उसके बाद एक और चीज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीरियोकोबिलिन, स्टीरियोकोबिलिन। स्टीरियोकोबिलिन से फेसेस का कलर, फेसेस कलर, कलर ऑफ फेसेस इज ड्यू टू स्टीरियोकोबिलिन। स्टीरियोकोबिलिन भी किसका प्रोडक्ट है, इट इज बिलिवर्डिन, ठीक है। बिलिवर्डिन का ही प्रोडक्ट है स्टीरियोकोबिलिन, या बिलिरुबिन का ही प्रोडक्ट है स्टीरियोकोबिलिन, जिससे फेसेस का दैट मींस येलोविश कलर आ जाता है। फेसेस का कलर किससे आता है, स्टीरियोकोबिलिन से आता है। इसी तरह यूरिन का भी कलर किससे आता है, यूरिन का भी कलर बेसिकली हीमोग्लोबिन से ही आता है, इनके प्रोडक्ट से ही आता है। जो हमने इसको ब्रेक किया बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन में, तो फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो बन जाता है यूरिकोबिलिन, यूरिकोबिलिन। तो दैट मींस यूरिकोबिलिन क्या करता है, यूरिकोबिलिन देता है कलर टू द यूरिन, कलर टू यूरिन, ठीक है। तो लिवर इनको इसमें कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया किसी को, तो लिवर पर के अटैक हो जाता है, तो उसमें फिर क्या हो जाता है, लिवर जब थोड़ा सा डिसफंक्शनल हो जाएगा, जब लिवर थोड़ी सी फंक्शन अपनी क्या करेगा, लॉस करेगा, तो उसमें बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन हो जाती है इंक्रीज, बिलिवर्डिन बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लिवर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो जब नहीं कर पाएगा उसको ब्रेक डाउन, तो बिलिरुबिन की लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, और उससे एक डिजीज हो जाती है, दैट इज नोन एज जॉन्डिस, ठीक है। जिससे स्किन येलो पड़ जाता है, आईज येलो पड़ जाती है, स्किन एंड आई कलर भी येलो हो जाता है, आई कलर भी येलो हो जाता है। और इसमें डिजीनेस, नींदें आने लगती हैं, डिजीनेस, ठीक है, ये हो जाता है। तो सिंपल सा आपको याद क्या रखना है, जो जॉन्डाइस है इट इज रिलेटेड टू द लिवर, ये एक ये एक सिंपली क्या है, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये कैसे हो जाता है, एक तो आपको कॉज कॉज याद रखना है। जब इंक्रीज हो जाएगी किसकी, बिलिरुबिन लेवल इन द ब्लड, ठीक है। फिर इस जॉन्डाइस में हम जो यूरिन टेस्ट भी करते हैं, तो उसमें भी अगर बिलिरुबिन कहां से निकलता होगा, यूरिन से भी, तो उससे भी हमें पता चलता है कि बंदे को क्या है, जॉन्डाइस है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड लेड्स टू द जॉन्डाइस। तो जब ज्यादा से ज्यादा डिपोर्शन होगी बिलिरुबिन की, या ज्यादा अमाउंट होगी ब्लड में बिलिरुबिन की, या ज्यादा से ज्यादा डिपोर्शन बिलिरुबिन की लिवर में होगी, तो उससे जॉन्डाइस हो जाता है। तो जॉन्डाइस में क्या होता है, लिवर फेलियर हो जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, जो हेपेटाइटिस में हम पढ़ते हैं, लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है, स्किन कलर येलो पड़ जाता है, आई कलर येलो पड़ जाता है, और नींदें आने लगती है, ठीक है। ये इसका ये है। और ये तो सेकेंडरी है, अगर आप इसे याद रखो या ना रखो, स्टीरियोकोबिलिन ये भी कहां से बनता है, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन। जो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन बनता है, तो वो स्टीरियोकोबिलिन भी बनाते हैं। स्टीरियोकोबिलिन फेसेस का कलर बनाता है, और यूरिकोबिलिन क्या करता है, ये कलर टू यूरिन कर देता है, ये भी यहीं से बनता है। तो ये तो एक डिसऑर्डर हो गया। नाउ ये छोटे छोटे से डिसऑर्डर है, इनका उनका आप यूं विद इन 5 मिनट्स आप इनको याद रख पाओगे। नाउ द सेकंड डिसऑर्डर इज, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा, हाँ, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, व्हाट इज गैस्ट्राइटिस। सिंपली देखो, गैस्ट्राइटिस जो है, गैस्ट्राइटिस सिंपली क्या हो जाता है,
गैस्ट्राइटिस सिंपली जब ये हमारा जो स्टोमक होता है, ठीक है, जो हमारा स्टोमक हो जाता है उसमें देखो इंक्रीज इंक्रीजिंग इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ HCl। तो गैस्ट्राइटिस बेसिकली कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल और म्यूकोसल लेयर इन्फ्लेमेट हो जाती है, तो जिससे इंक्रीज इन HCl कंसंट्रेशन हो जाती है। और जब इंक्रीज इन HCl कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है, हो गई, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन कैसे हो जाती है, इनटेक ऑफ अल्कोहल जब हम करते हैं, इनटेक ऑफ अल्कोहल। तो इनटेक ऑफ अल्कोहल से क्या हो जाता है, व्हेन वी इनटेक अल्कोहल, इनटेक से इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर्स हो जाती है स्टमक की इन्फ्लेमेट, और इन्फ्लेमेशन से क्या हो जाता है, इंक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ HCl एंड दैट विल लेड टू गैस्ट्राइटिस। उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस। तो फिर उसके बाद इंडाइजेशन भी इसका एक और चीज है, तो बहुत सारे वोमिटिंग भी इससे फिर आ जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इंटेक ऑफ अल्कोहल से गैस्ट्राइटिस होता है। गैस्ट्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सब म्यूकोसल या म्यूकोसल लेयर्स जो होती हैं स्टमक की, वो इन्फ्लेमेट हो जाती है, जिससे इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ HCl हो जाती है। नाउ दिस increased secretion of HCl, this will also lead to another thing, देखो क्या हो जाएगा। अब जो बंदा ऐसा करेगा, इंटेक ऑफ अल्कोहल करेगा, गैस्ट्राइटिस भी हो रहा है, तो उसके बाद एक और चीज आएगी, दैट मींस पेप्टिक अल्सर। चलो, अल्सरेशन, अल्सरेशन, अल्सर्स, अल्सर्स हो जाते हैं। देखो अल्सरेशन कैसे होती है, या जिसको हम पेप्टिक, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर्स भी कहते हैं, या सिंपली अल्सरेशन। आप इसको पेप्टिक अल्सर्स भी कहते हैं। देखो पेप्टिक अल्सर से अल्सरेशन कैसे होती है, अल्सरेशन का मतलब हो गया सिंपली कट्स, कट्स या वाउंड्स। चाहे जीआईटी, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कहीं पर भी कट आ जाए, वाउंड आ जाए, दैट इज नोन एज अल्सरेशन, ठीक है। अब देखो पेप्टिक अल्सर्स में स्टोमक जो है, स्टोमक में कट्स हो रहे हैं, वाउंड्स पड़ रहे हैं, हाँ जख्म आ रहे हैं, किसमें, स्टोमक में आ रहे हैं। तो पेप्टिक अल्सरेशन कैसे होती है, ये तो या तो सिट्रस से होगी, देखो सिट्रस, इमोशनल स्ट्रेस, या तो ये बैक्टीरिया से होगी, पाइलोरी, हाँ एच पाइलोरी, इलियोबैक्टर पाइलोरी, इलियोबैक्टर पाइलोरी। तो ये एक बैक्टीरिया है, दैट इज इलियोबैक्टर पाइलोरी, इससे हो जाता है, सिट्रस से हो जाता है, या स्मोकिंग, या एक्सेस स्मोकिंग से हो जाता है पेप्टिक अल्सर्स। तो पेप्टिक अल्सर्स में होता क्या है, चाहे कोई भी कॉज, तो इसमें इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन HCl कंसंट्रेशन, HCl की सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है स्टोमक में, इन स्टोमक ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज इन HCl इन द स्टोमक, जिससे इंक्रीज इन एसिडिटी हो जाती है। तो इंक्रीज हो गई एसिडिटी, इंक्रीज इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इंक्रीज हो गया, तो एसिडिटी हो गई, दैट विल लेड टू wounds, cuts, that will lead to ulcers, that means cuts, ulcers on stomach lining। तो स्टोमक लाइनिंग जो होती है, जो म्यूकोसल लेयर होती है, जो म्यूकोसल लेयर होती है, इस पर जब कंटिन्यूसली एसिडिक एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, इस म्यूकोसल लेयर पर कट्स आ जाते हैं, और उन कट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्सर्स, अल्सरेशन और अल्सर्स कहते हैं। और ये अल्सर्स क्या है, दे कैन बी ट्रीटेड, हमें सिंपली क्या करना है, हमें एसिड को कंट्रोल करना है। इफ वी हैव टू कंट्रोल द अल्सरेशन, अल्सरेशन के लिए सिंपल सी मेडिसिन आ जाती है,
लेकिन वो एज ए कोर्स खानी पड़ती है जब पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, तो दैट मेडिसिन शुड बी टेकन इन द कोर्स। फॉर एग्जांपल 2 महीने तक, 3 महीने तक कैसे वो खानी होती है। सिंपली क्या करना होता है, मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन एसिड की सेक्रेशन को क्या करती है, कम कर देती है। अब देखो कम कैसे करेंगी, अगर एसिड वहां पर ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंटी एसिड चाहिए। तो बेसिकली हम पेप्टिक अल्सर्स में कौन सी दवाई खाते हैं, एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास पेंटॉप है, पेंटॉप पेंटॉप एक एंटी एसिड, हाँ एक एंटी एसिड, या रेबेप्रोजोल है, दैट इज एन एंटी एसिड, ठीक है। तो ये एंटी एसिड मेडिसिन होती है। और एंटी एसिड मेडिसिन क्या करती है, ये एसिडिटी को कम करती है स्टोमक, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे पेप्टाइटिक अल्सर्स हो। एसीएल की सेक्रेशन ज्यादा होती है, एसिडिटी तो होती है पेप्टिक अल्सर्स में, पहले एसिडिटी ही होती है। हाँ, तो जितनी जितनी एसिडिटी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, दैट विल अल्टीमेटली लेड इन द कट्स, तो उसके बाद अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें देखो, इसमें ये आप याद रखोगे, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी काज क्या करेगा, इट विल कॉज द पेप्टिक अल्सर्स, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। बाकी ये तो आप लगा ही दोगे खुद ही। बट पेप्टिक अल्सर्स आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आएगा वो बैक्टीरिया रिलेटेड आता है, ठीक है। एच पाइलोरी क्या कॉज करता है, या पेप्टाइटिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय, they are caused by the bacteria Helicobacter pylori mostly, ठीक है। नाउ अब इसके बाद ये तो अल्सरेशन हो गई। ना देखो क्या है, नॉसिया एंड वोमिटिंग। वोमिटिंग, देखो वोमिटिंग क्या है, व्हाट वोमिटिंग इज, एक मैंने आपको मूवमेंट्स पढ़ाई है, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या होती है, ये एक मस्कुलर मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट जो फायरिंग से स्टार्ट होती है, जिससे फूड जो होता है ओसोफेगस के नीचे से फूड जाता है स्टोमक में। वो कैसे जाता है, बाय पेरिस्टालिटिक मूवमेंट्स, मस्कुलर मूवमेंट्स हो जाती है। जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है उनमें वो कंट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे एक मस्कुलर मूवमेंट आ जाती है, दैट मस्कुलर मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस ऐसे होती है फ्रॉम फायरिंग से लेकर, ये फायरिंग से लेकर ओसोफेगस तक। फॉर एग्जांपल ये ओसोफेगस है ना, दिस इज ओसोफेगस, ये फायरिंग से लेकर ओसोफेगस में पेरिस्टालिसिस आ गई, ओसोफेगस से लेकर स्टोमक में पेरिस्टालिसिस आ गई, स्टोमक में से लेकर फिर किस में पेरिस्टालिसिस आ गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइनस में पेरिस्टालिसिस आ गई, फिर ऐसे ऐसे मतलब ये पेरिस्टालिसिस ऊपर से स्टार्ट होती है, फायरिंग से स्टार्ट होती है और फिर नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। दिस इज पेरिस्टालिसिस, वेव लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये ऊपर से स्टार्ट होती है, फायरिंग से स्टार्ट होती है और टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन चली जाती है। लेकिन अगर अब ये तो सिंपल पेरिस्टालिसिस होगी, अगर एंटी पेरिस्टालिसिस में कहूं, एंटी पेरिस्टालिसिस अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर कोई मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट दैट मींस पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाए, स्टोमक से ही स्टार्ट हो जाए या इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट हो जाए, स्टोमक से ही स्टार्ट हो जाए और ऊपर की तरफ चली जाए एंटी पेरिस्टालिसिस, तो उसे क्या हो जाएगा, पेरिस्टालिसिस जब होती थी तो फूड पेरिस्टालिसिस की वजह से नीचे आ जाता था, जब अप टू डाउन हो जाता था, जब फेरेंक्स से नीचे की तरफ पेरिस्टालिसिस होती थी, वो इस फूड को नीचे की तरफ धकेल देती थी। लेकिन अगर पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो रही है स्टोमक से ही ऊपर की तरफ, तो इट विल लेट टू द इजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। इससे फूड बाहर निकल जाएगा थ्रू माउथ, निकल जाएगा ना, क्योंकि देखो एंटी पेरिस्टालिसिस अपोजिट डायरेक्शन में पेरिस्टालिसिस हो रही है, और वो पेरिस्टालिसिस अपोजिट डायरेक्शन में जब हो रही है, माउथ ये स्टोमक टू माउथ जा रही है, स्टोमक टू फेरिंक्स जा रही है, तो दैट विल लेट एलिमिनेशन ऑफ फूड थ्रू द माउथ, दैट्स नोन एज वोमिटिंग। तो वोमिटिंग क्या होती है, इट इज सिंपली इजेक्शन ऑफ फूड। अब वो फूड कैसा होगा, काइमिक फूड होगा, ठीक है। कैसा फूड होगा वो, इजेक्शन ऑफ फूड
that means masticated or that chymic food है, ejection of food through mouth. कैसे हो जाता है, कॉज क्या हो जाता है इसमें? इसमें कॉज है एंटीपेरिस्टालिसिस. एंटीपेरिस्टालिसिस. अब देखो एंटीपेरिस्टालिसिस, ये वोमिटिंग एंटीपेरिस्टालिसिस कैसे स्टार्ट हो जाएगी? इट डिपेंड्स. फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवलिंग के दौरान क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल यू आर स्टेइंग इन अ व्हीकल और बैक सीट पर आप बैठे हो तो जंप्स आ जाते हैं, ठीक है? तो जब जंप्स लगते हैं तो इससे क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल इसमें जो मूवमेंट होती है ना फूड की, वो हो जाती है. तो उससे भी स्टिमुलेट क्या हो जाती है? देखो वोमिटिंग का सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लांगेटा में है. वोमिटिंग सेंटर कहां पर है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा. वोमिटिंग सेंटर कहां पर है? मेडुला ऑब्लांगेटा. तो वहीं से फिर मैसेज, तो अगर आप बैक सीट पर बैठे हो तो उससे क्या हो जाएगा? उससे नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, दैट विल दे विल कैरी द मैसेज टू द वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड दैट विल लेट द वोमिटिंग. ठीक है? तो वो स्टार्ट पहले क्या करेगा? दैट विल लेट द एंटीपेरिस्टालिटिक मूवमेंट. जब आप बैक सीट पर बैठे हो तो जब जंप्स हो रहे हैं तो एंटीपेरिस्टालिटिक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है. तो जब एंटीपेरिस्टालिटिक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है दैट विल लेट टू द इजेक्शन. तो उससे क्या हो जाएगा? ये जो फूड स्टॉमक में है वो बाहर वापस आ जाएगा. कहां से? मुंह से. तो सिंपली रीजन है इसका, वोमिटिंग का रीजन क्या है? एंटीपेरिस्टालिसिस. अब एंटीपेरिस्टालिसिस बहुत सारी, ऑन सीइंग समथिंग आप कुछ ऐसी चीज देखोगे, हाँ, यू गेट नॉसिया, आपका एंटीपेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, देन इट विल अल्टीमेटली लेड टू वोमिटिंग. तो ये तो हो गया. अब देखो माउथ के रिलेटेड भी एक, हाँ, पायोरिया, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पायोरिया मींस ब्लीडिंग ऑफ गम्स. कैसे होता है? डेफिशिएंसी ऑफ साल्ट्स. तो जब साल्ट्स की कमी हो जाती है उससे ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाती है एंड दैट इज नोन एज पायोरिया. उसको हम क्या बोलते हैं? पायोरिया कहते हैं. अब देखो यहां पर एक और, डायरिया. ये सबसे कॉमन है. कैसे हो जाता है डायरिया? ये जो डिसऑर्डर है इसमें वाटरी फ्लूइडी फीकल मैटर. तो वाटरी मैटर, फीकल मैटर वाटरी हो जाता है, मोर वाटरी हो जाता है. ठीक है? अब ये कैसे हो जाता है? ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स. तो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज इकोलाई, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. तो उनके इन्फेक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन करता था, लेकिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, क्योंकि वो उसमें विटामिन, हाँ, इकोलाई जो है दैट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये विटामिन के भी बनाता है, विटामिन के, विटामिन बी. हाँ, it also helps in the formation of vitamin K and vitamin B. जो इकोला है ना हमारी symbiotic bacteria जो हमारे large intestine में है, तो that helps in the formation of vitamin K, vitamin B. ठीक है? तो बहुत ही important चीजें हैं. And also जो large intestines है, large intestines में maximum amount of water absorb हो जाता है, लेकिन अगर large intestine का infection हो गया, mostly bacterial infection हो गया large intestine को, तो उससे क्या हो जाता है? उससे जो water है, water absorb नहीं हो पाता है, तो उससे जो फीकल मैटर है वो ज्यादा से ज्यादा वाटरी बन जाता है, और ये वाटरी फीकल मैटर फिर थ्रू द एनस रिलीज हो जाता है एंड दैट इज नोन एज डायरिया. तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं.
और अगर ज्यादा कोई इंसान ज्यादा वाटरी फ्लूइड एलिमिनेट करेगा फ्रॉम द बॉडी, तो इट विल लेड टू डिहाइड्रेशन। तो उसमें डिहाइड्रेशन, फ्लूइड की कमी हो जाएगी बॉडी में, दैट इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो इसमें डिहाइड्रेशन होती है, डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाती है, दैट मीन्स लैक ऑफ फ्लूइड, लैक ऑफ वाटर लेवल इन द बॉडी, वाटर लेवल कम पड़ जाती है बॉडी में, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम ऑयल सस्पेंशन, वो साल्ट सॉल्यूशंस पीते हैं, जिससे वाटर लेवल में मेंटेन रहती है। तो ये है। और इसके बाद है, देखो इसका अपोजिट है कंस्टिपेशन। डायरिया का अपोजिट क्या है? कंस्टिपेशन। तो डायरिया में वाटरी फ्लूइड, वाटरी फीकल मैटर निकलता था, लेकिन अब कंस्टिपेशन में क्या हो जाता है? कंस्टिपेशन, जो कंस्टिपेशन है, कंस्टिपेशन में क्या हो जाता है? मोर ड्राइड फीकल मैटर। तो मोर ड्राइड फीकल मैटर बिकम्स ड्राई। जो फीकल मैटर फेसेस होते हैं, फेसेस बिकम ड्राई। तो ड्राई फेसेस इसमें होते हैं, ड्राई फेसेस, ठीक है। फेसेस बिकम ड्राई। और अब वो ड्राई क्यों बन जाते हैं? देखो ड्राई बन जाते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देर के लिए ये जो फीकल मैटर है, ये जो फेसेस है, वो रह जाते हैं रेक्टम में, ठीक है। और जब एक तो प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन इन रेक्टम, प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन इन रेक्टम, रेक्टम में वो बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं। और मेन काज क्या है कॉन्स्टिपेशन का? दैट इज इम्प्रॉपर पेरिस्टलिसिस। जो बाउल मूवमेंट्स होती है, वो बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होती है, इम्प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स, बाउल मूवमेंट्स प्रॉपरली नहीं होती है, जो इस फीकल मैटर को धकेलेगी बाहर। तो दैट विल लेट द रिटेंशन ऑफ prolonged retention of fecal matter in the rectum, and that will lead to the dryness of feces, ठीक है, constipation। अब देखो, अब कुछ और डिजीज हम लेंगे। Dysphagia. Dysphagia means difficulty in swallowing. Difficulty in swallowing. तो डिफिकल्टी इन swallowing, हम खाना नीचे ला ही नहीं पाते, वो एसोफेगस में खाना जा ही नहीं पाते। क्यों डिफिकल्टी इन swallowing क्यों है? मुंह से जब हम नीचे की तरफ खाना लेते हैं, दैट इज नोन एज swallowing। हम जब करते हैं, डिग्लिनेशन हम करते हैं, तो वो पेनफुल डिग्लिनेशन हो जाती है। डिफिकल्टी हमें हो जाती है swallowing। ये क्यों हो जाती है? कॉज इसका क्या है? ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ फायरिंग्स। फायरिंग्स का ट्यूमर हो जाएगा। जब ट्यूमर ऑफ फायरिंग्स हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाए? ओबस्ट्रक्शन, ओबस्ट्रक्शन ऑफ फायरिंग्स। ओबस्ट्रक्शन मींस फायरिंग्स बंद पड़ जाता है, ठीक है। तो जब बंद ये पड़ जाएगा, तो दैट विल लेड टू डिस्फेजिया। तो जिस बंदे में डिस्फेजिया हो जाता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग हो जाती है, तो फायरिंग्स का ट्यूमर हो जाता है। एंड इट विल आल्सो लेड, देखो इसमें आल्सो इट विल आल्सो लेड, मतलब it will also lead to, that is cardiac eclasia। कार्डिक, चलो वो कार्डिक एक्लेशिया अभी मैं बताता हूँ आपको। तो डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया मींस डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ट्यूमर कैसे हो जाता है? कॉज इसका क्या है? कॉज इज ट्यूमर ऑफ फायरिंग्स। फायरिंग्स का ट्यूमर हो जाता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फायरिंग्स होती है। तो फूड प्रॉपरली ये डिफिकल्टी के साथ नीचे आता है, ठीक है। पेन इसमें हो जाती है व्हाइल स्वेलोइंग, ठीक है। क्योंकि वो बंद ही है फायरिंग्स, तो फिर कहाँ जाएगा? तो डिस्फेजिया हो गया ये। उसके बाद ब्लीचिंग, ब्लीचिंग, और जिसको आप ब्रूपिंग भी कहते हो, और ब्रूपिंग, ब्रूपिंग और ब्लीचिंग। ब्रूपिंग और ब्लीचिंग क्या है? इसमें एयर, वो गैस मुंह से निकलता है, ठीक है।
जो गैस है ना वो क्या है, gas accumulated in stomach is eliminated through, is ejected through mouth, is accumulated in stomach is released through mouth. ejected या released आप लिखो, ठीक है, तो उसको हम ब्रूपिंग और ब्लीडिंग भी कहते हैं या ब्रूपिंग और ब्लीचिंग कहते हैं। तो जब गैस एक्यूमुलेट हो जाएगा स्टोमक में, फिर फिर हमें वो क्या आ जाते हैं, वो दैट मींस ब्रूप्स आ जाते हैं, ऐसे हम कहते हैं कुछ हो जाता है, ठीक है। तो गैस आ जाता है कहां से, वो माउथ से आ जाता है, क्योंकि गैस कहां पर एक्यूमुलेट हो गया था, स्टोमक में। तो ये आप कॉन्स्टेंटली देखते हो। आजकल गर्मियों में आप ज्यादा क्या पीते हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो, फॉर एग्जांपल माउंटेन ड्यू, ठीक है, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनिक एसिड इसमें होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है गैसेस। तो उससे गैस प्रोड्यूस हो जाता है किसमें, स्टोमक में गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो वो स्टोमक में जब गैसेस प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमारे मुंह से आते हैं। तो आफ्टर ड्रिंकिंग द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यू ब्रूपिंग हो जाती है भाई, ठीक है। ये हो गया, दिस इज नोन एज ब्रूपिंग, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से ही हो जाता है ब्रूपिंग। अब देखो इसके बाद, हाँ, या एरियोफेजिया, या एक तो काज ये है, वन ऑफ द कॉज इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अनदर इज एरियोफेजिया। एरियोफेजिया मींस हम जब जल्दी से, अगर हमें कोई काम होता है तो हमें खाना भी खत्म करना जल्दी से होता है, ठीक है, क्योंकि हमें काम पर जाना होता है। तो हम जल्दी से जब खाना खत्म करते हैं तो उसके वहां जल्दी जल्दी खाना भी ठोसते हैं और ऊपर से पानी भी पीते हैं। तो उसके दौरान एयर क्या हो जाता है, एयर चला जाता है इनसाइड द स्टमक। एयर moves into stomach, और into intestines। तो इंटेस्टाइन्स में भी चला जाता है थोड़ा बहुत एयर, या स्टमक में चला जाता है थोड़ा बहुत एयर, लेकिन कैसे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब इरेगुलर ईटिंग, इरेगुलर क्विक ईटिंग, इरेगुलर क्विक ईटिंग, क्विक ईटिंग के दौरान ऐसा हो जाता है। तो अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, देखो अगर ये स्टमक में ही रह गया, कौन ये जो एयर आ गया ये स्टमक में ही रह गया, तो इट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू माउथ, हाँ, जिसको हम ब्लीचिंग और ब्रूपिंग कहते हैं। लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन से ये बाहर निकलेगा लेकिन थ्रू द एनस निकलेगा फिर ये बाहर, और उसको हम फ्लैटस कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंटेस्टाइन में गैस चला गया, देन इट विल गेट रिलीज थ्रू द एनस, तो एनस से रिलीज हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज फ्लैटस, फ्लैटस, ठीक है, उसको हम फ्लैटस कहते हैं। हो गया, ब्लीचिंग ब्रूपिंग हो गया ये सारा। ज़ोलिंजर सिंड्रोम, चलो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में नहीं पढ़ाऊंगा, वो भी एक्सेस। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जो मोर एसियल की वजह से होता है। मोर एसियल गेट्स लिबरेटेड इन द stomach, and that will lead to a syndrome known as Zollinger-Ellison syndrome। तो वो छोड़ो, वो नहीं आएगा, या चलो लिख ही देता हूं मैं, Zollinger-Ellison syndrome। तो बस आप इतना ही याद रखना, मोर एसियल इन स्टॉमक। तो जब मोर एसियल इन स्टॉमक हो जाता है, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है Zollinger-Ellison syndrome, ठीक है। तो एक्सेस एसियल, हाँ, एक्सेस एसियल जब स्टमक में हो जाता है, उससे एक डिसऑर्डर हो जाता है, दैट इज नोन एज ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम। बस ये हो गया। नाउ मोर हम चलते हैं टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर हमें विटामिन रिलेटेड हम चलते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस, देखो ये भी फूड रिलेटेड डिजीज है,
ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि अगर फूड में हमारे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, इट विल लेड टू नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी किसकी होती है यहाँ पर? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, हाँ, या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोफ्थैल्मिया हो गया। ये दो क्या है? विटामिन ए रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसी तरीके से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें बोन डिफॉर्मेशन हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया आपको याद रखना है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है और रिकेट्स चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। और ये दोनों विटामिन डी रिलेटेड है, विटामिन डी रिलेटेड। तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विल लीड टू द रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। एक और डिजीज है बेरी बेरी, थायमीन B1। ये किससे होती है? B1, थायामीन, जिसको हम थायमीन कहते हैं, बेटा B1, विटामिन B1 की वजह से बेरी आती है। या फाइलोक्वाइनून, फाइलोक्वाइनून मींस विटामिन के, तो विटामिन के की वजह से हो जाती है ब्लीडिंग डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज, विटामिन ए। तो विटामिन के की वजह से होती है, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे होता है ब्लीडिंग डिजीज। इसको हम फाइलोक्वाइनून कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको? आई थिंक बड़ा ही आसान हो गया है थोड़ा सा, ये बहुत ही आसान है, उतना ज्यादा कुछ नहीं है। पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12, विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। इसी तरीके से है स्कर्वी, विटामिन सी। विटामिन सी आपको पता होगा, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, आपने कोलेजन पढ़ा है, आपने ट्रोपोकोलेजन फिर पढ़ा होगा, उसमें लाइसिन, हाँ, उसमें लाइसिन प्रोलीन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सिलाइसिन बन जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। तो उसमें मैंने कहा था कि विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इसी से वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाती है। तो विटामिन सी की वजह से जब कोलेजन ही नहीं बन पाएगा, तो उससे क्या हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। जो मसल्स हो जाती है प्रॉपरली, क्योंकि कोलेजन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, तो प्रॉपरली नहीं बनती। तो स्कर्वी किससे होती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी से, स्कॉर्बिक एसिड जिसको हम कहते हैं। इसी तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम की कमी से, एक मिनरल है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मसल कंट्रैक्शन नहीं, अभी आपने मसल कंट्रैक्शन नहीं पढ़ी है, तो मसल कंट्रैक्शन में हम एक डिसऑर्डर, जब मसल्स के मस्कुलर टिश्यू के या मसल्स के जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, लोकोमोशन और मूवमेंट में वो आता है, तो उसमें एक डिसऑर्डर है मस्कुलर टेटेनी, ठीक है, टेटेनी, मस्कुलर टेटेनी। तो वो कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से होता है, इट इज रिलेटेड टू कैल्शियम डिफिशिएंसी, जिसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, मस्कुलर टेटेनी में न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स हमेशा डिपोलराइज हो जाते हैं, कंटिन्यूसली डिपोलराइजेशन स्टेट में हो जाते हैं, और वो कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल्स क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ये इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से, तो उसको हम टेटेनी कहते हैं, वो हम आगे वहीं पर पढ़ेंगे। तो इसी के तरीके से एक और मिनरल है आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है? डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन विल लेड टू गोइटर, enlargement of
enlargement जो enlargement हो जाती है, basically goiter is related to thyroid gland disorders. तो आयोडीन क्योंकि थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, थायराइड हार्मोन्स के लिए T3 आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आयोडीन से ही वो बन जाते हैं T3 एंड T4, ट्राईआयोडोथायरोनिन जिसको हम कहते हैं। तो आयोडीन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो थायराइड ग्लैंड की, एंड दैट विल लीड टू द goiter. So goiter means inflammation of thyroid gland, inflammation, swelling of thyroid gland, inflammation of thyroid gland. Again, it will lead to goiter. ठीक है, बाकी आपको पता ही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है टोकोफेरॉल, विटामिन के, विटामिन ई जिसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में मदद करता है, हाँ, और इससे स्टर्लिटी हो जाती है, इसकी डिफिशिएंसी विल क्रिएट द स्टर्लिटी deficiency, and this makes the end of disorders.